मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मुझे ना तो कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में मालूम था, ना ही किसी कोडिंग या फिर कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं मालूम था। बस मुझे मालूम था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा होता है। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि ब्रांच, किसी भी ब्रांच को चूज करने में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ब्रांच लें। कंप्यूटर साइंस लें, आईटी में जाएं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लें, इलेक्ट्रिकल लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लें, कौन सी ब्रांच लें। या फिर काफ़ी बच्चे वो भी होंगे जो कि इस समय सेकेंड ईयर में होंगे या फिर बीटेक कर रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि कौन कौन सा कोर्सेज करें। तो मेनली मैं उन बच्चों के लिए यह वीडियो है जो जेईई मेंस पास कर चुके हैं और अब एडमिशन लेने का टाइम आ गया। तो एडमिशन लेने के में सोच रहे हैं कि क्या उनको किसी ब्रांच लें, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं उनको एक फ्यूचर स्कीम भी बताऊंगा कि कैसे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हो रहा है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में कम होंगी, किस फील्ड में बढ़ेंगी, इसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो यह वीडियो आपको ब्रांच चूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं। तो यह वीडियो जिसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मैं और भी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं मेन मोटिव है कि आपको एक फ्यूचर का एरिया बता दूं कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, कैसे काम होगा और किस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने सोच रहा होंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी में कौन सा बढ़िया है। तो इसी की मैं दो वीडियो अमन धत्रवाल का दिखाता हूँ। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा दोनों वीडियो तो जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सीएससी क्या होता है, ईसीई क्या है, कंप्यूटर वर्सेस आईआईटी यानी कि आईटी। ये काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रखे हैं, लेकिन फिर भी जो मैं बताने वाला हूँ वो बातें इस वीडियो में नहीं है। तो अब मैं वीडियो को आगे की तरफ लेकर जाता हूँ कि आगे अब क्या होगा। जैसे कि जब मैं बात करूँ 18 यानी कि 1800-1900 के बीच में, तब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि पीपल जो थे यानी कि उस समय के लोग थे वो वाटर का यूज़ करते थे, स्ट्रीम यानी भाप का इंजन और पानी का यूज़ करके अपना सारा काम कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में सेकंड रिवोल्यूशन आया और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करने लगे, जैसे कि लाइट बल्ब बनाना हुआ, यानी कि 1900 से 2000 तक, यानी 1900 से 2000 तक हम यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करने लगे। जो कार या फिर व्हीकल्स थे उन सब में इलेक्ट्रिक का यूज़ करके, से कि पेट्रोल का यूज़ करने लगे, डीजल का यूज़ करके हम अपना काम करने लगे। लेकिन उसके बाद में जब थर्ड रिवोल्यूशन आया तो उसमें क्या हुआ कि जो स्ट्रीम और इलेक्ट्रिक की जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी कुछ गायब हो गए। उससे के बाद में हुआ ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और इसमें कंप्यूटर का जन्म हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय स्टार्ट हो गए और डिफरेंट प्रकार की नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी नेटवर्क के फील्ड में। और फिर काम थोड़ा ऑटोमेशन में जाने लगा और जैसे कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, जो कि अभी हम लोग तक अभी भी यूज़ कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 इस समय स्टार्ट होगा। तो अब जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल 4.0 में ही आपके लिए होगी, क्योंकि आप अभी 4 साल के बाद में ग्रेजुएट होंगे और तब तक काफ़ी कुछ बदल जाने वाला है। तो आपको कोई भी ब्रांच चूज तभी करनी है जो कि उसके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आप 15 लाख 20 लाख लगाकर बीटेक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में अगर आपको 8 लाख या 10 लाख तक का पैकेज लगता है तो इससे आपका भला मैं कहूँ कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर 20 लाख लगाकर कहीं से भी बीटेक करते हैं, प्राइवेट या फिर ट्रिपल आईटीज या कहीं से भी, और इतने एक्सपेंसिव कोर्स करने के बाद में अगर आपकी जो जॉब है वो ड्रास्टिकली नीचे जाने लगे तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर आपको नई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो क्यों ना हम पहले से ही एक अच्छा लेवल अपना बनाकर चले कि हमको कौन सी ब्रांच चूज करनी है और उस ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आएंगी। तो अब जब मैं
बात करना हो तो मैं अब बता दूं थोड़ा सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। उसके बारे में मैं पहले इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस कर दूं, उसके बाद में मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। जैसे कि अब इस समय जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 का रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब जितने भी डिवाइसेस आती हैं उसमें नेटवर्किंग की सुविधा होती है। जैसे कि आपने कार सुना होगा जो कि खुद ब खुद ट्रैफिक को पता कर लेती है और ऑटो ड्राइव भी चलती है। और बहुत सारे वर्क हैं जो ऑटोमेटिव हो चुके हैं, जैसे कि बल्ब होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ हैं कि अगर घर में अंधेरा है तो बल्ब जल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो रहा है, यानी कि और नेटवर्किंग की तो बहुत सारी फील्ड जुड़ने लगे हैं, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टास्क ऑनलाइन डिलीवरी होता है, यानी कि कुछ भी जो कराना है आपको नेटवर्किंग की फील्ड में सब कुछ होने लगा है। यानी कि साइबर और फिजिकल सिस्टम को जोड़ दिया गया है, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था। यानी कि अगर आपने सुना होगा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, एजुकेशन पॉलिसी, और जो कि अभी तक आपने 10+2 में पढ़ा है, जैसे कि मैकेनिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है, ग्रेविटी का रोल, और यानी कि बहुत कुछ पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रिकल में पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड्स, और यानी कि XYZ बहुत सारे कुछ वगैरह वगैरह। और इसके अलावा केमिकल जो कुछ भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है या फिर केमिस्ट्री मैथ कुछ भी किसी में भी सब्जेक्ट में पढ़ा है, वो सब कुछ आपका जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है, प्योरली आउटडेटेड है। उसके बल पर आप कुछ ना तो कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ बड़ा उखाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको प्रेजेंट में जीना होगा, क्योंकि प्रेजेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। तो अगर आपको इस लेवल पर जाना है कि जो फ्यूचर है वो भी आपका यानी कि एक सिक्योर हो जाए, क्योंकि मेनली बीटेक करते हैं फिर और कुछ करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बीटेक करते हैं फिर बाद में यूपीएससी तैयारी करते हैं, यानी कि भटकते बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी उनको एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको ऐसी ब्रांच चूज करना होगा जिससे कि आप 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। अगर आपका इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो भी आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो एक लेबर साइड की मिलेगी जिसका सैलरी आपका 40,000 50,000 तक होगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं करोड़ों का पैकेज या फिर 50 लाख के ऊपर का पैकेज, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ आएंगी। यानी कि जैसे कि एनिमेशन हुआ, ग्राफिकल डिजाइनिंग हुआ, प्रोग्रामिंग हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, यानी कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इसके बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यही मैकेनिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, और इलेक्ट्रिकल, यानी कि इस सब की जॉब अपॉर्चुनिटी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, ये सब काफ़ी नीचे जा रही हैं। अगर मैं अब बात करूं कि कॉलेज और ब्रांच, तो जैसे कि अगर आपके पास कोई नियर यानी कि पास में कोई कॉलेज है, उसमें अगर आपको आईटी मिल रही है या फिर दूसरे कॉलेज में सीएससी मिल रही है, तो सीएससी, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच लगभग सिमिलर हैं। कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि मोस्टली कंपनियां सारे बच्चों को बैठने देती हैं। और जहाँ तक रही बात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसमें को करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं वही आइडिया दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी मुझे लग रहा है लंबी हो चुकी है, फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं, एक हिसाब से बर्बाद ही हो जाएगा अगर आप एक पार्टिकुलर फील्ड में, यानी कि फ्यूचर को देखकर आपने कोई भी उचित कदम नहीं लिया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इन चारों ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि इन 4 ब्रांच कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में आप में से कई लोगों को डाउट होगा कि कौन सी ब्रांच बढ़िया है या फिर कौन सी। तो मैं बता दूं कि ये 3 ब्रांच है और मोस्टली सिमिलर हैं, और इन तीनों ब्रांचों में से कोई भी लगभग, अब ये जो बिजनेस सिस्टम है ये पहले टीसीएस का था, यानी कि टाटा कंपनी का, तो इसमें आपको थोड़ा सा बिजनेस लाइन गाइडेंस भी दिया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको मेनली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाएगी। इसमें आपके पास हार्डवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से समझिए कि ज़्यादा रहेगी। जो सॉफ्ट स्किल होंगी वो मेनली कंप्यूटर साइंस में होगा, और इन दोनों में
भी होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि अमन हत्रा की वीडियो देखेंगे तो आपको एक और अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसी बात को फिर से एक्सप्लेन करूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा, और प्लेसमेंट में तो ये चारों की लगभग इन तीनों के बराबर है, और काफ़ी कॉलेजेस में ये भी लगभग थोड़ा बहुत कम या फिर बराबर ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। और 100 में से अगर लगभग 60 से 65 कंपनियां होती हैं जो इनको भी कम पार्टिसिपेट करने देती हैं। वैसे मैं इस यानी प्लेसमेंट और सबके बेस पर एक और वीडियो अच्छे से बनाऊंगा कि कैसे प्लेसमेंट होती है और क्या क्या होता है, आपको कौन सी स्किल्स को चूज करना चाहिए, कहाँ से कोडिंग सीखना है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, उस सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपको एडमिशन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं 4 स्कूल पे काफ़ी ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में एक इसका पार्ट 2 भी डालूंगा, जिसमें मैं प्योरली इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल और चीज़ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं इन चारों ब्रांचों में, कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि NIT यानी कि जो ब्रांच लेना है वो आपको, अगर आप किसी C ग्रेड के कॉलेज में जाते हैं तो आप अच्छी ब्रांच लें, और अगर काफ़ी अच्छे कॉलेज में जाते हैं जैसे कि IIT, IIIT, तो इसमें मैकेनिक्स यानी कि कोई भी ब्रांच है सब में प्लेसमेंट हो जाती है। जैसे कि अगर आप A ग्रेड के कॉलेज में जाएंगे तो कोई भी ब्रांच आपको एक हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी लोअर कॉलेज में है तो फिर आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट के लिए आपके पास ब्रांच काफ़ी होनी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस, IT यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड सारे ब्रांचें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं काफ़ी अगले वीडियो में बताऊँगा कि कंप्यूटर साइंस करने के बाद में कौन कौन से मेन आपका यानी कि जॉब कौन कौन सी मिल सकेगी, क्योंकि हमको मालूम नहीं था। जब मैं एडमिशन लिया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे ना तो कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में मालूम था, ना ही किसी कोडिंग या फिर कुछ, यानी कि कुछ भी नहीं मालूम था। बस मुझे मालूम था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा होता है। लेकिन जब इसमें घुसा तो फिर मुझे मालूम हुआ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत कुछ मुझे सीखना पड़ रहा है, यानी कि सीखना पड़ रहा है, सीख रहा भी रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीख भी चुका। तो कौन कौन सी चीज़ सीखनी है, कौन सी चीज़ें को आपको फोकस करना है, तो ये सब चीज़ें मैं आगे की वीडियो में बताता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में देखा हूँ कि 90% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब वाले हैं, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि एनर्जी मेरी बनी रहे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।